हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझो। फ्रिज में जब हम बर्फ जमाते हैं ना, वो सॉलिड लगती है, मजबूत लगती है, जैसे वो कभी नहीं टूटेगी। लेकिन असल में पहाड़ों पर जो बर्फ होती है यानी ग्लेशियर, वो कोई छोटी सी बर्फ की सीली नहीं होती। वो कई कई किलोमीटर लंबा, बहुत भारी, बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ होता है। सोचो, एक पूरा शहर जितना बड़ा बर्फ का ढेर जो हजारों साल से वहां जमा है। अब उस बर्फ के नीचे जो जमीन होती है, जिसे साइंटिस्ट बेडरॉक कहते हैं, यानी सबसे नीचे की ठोस चट्टान, अगर वो कमजोर पड़ जाए, टूट जाए, तो क्या होगा? पूरा का पूरा बर्फ, पत्थर, मिट्टी और पानी एक साथ नीचे की तरफ गिरने लगता है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहुत बड़ा गिलास ऊपर से पानी उंडेल दे। लेकिन ये गिलास नहीं, ये एक पूरा पहाड़ था और पानी की जगह बर्फ, पत्थर और कीचड़ का पहाड़ गिर रहा था। यही हुआ नेपाल में। नेपाल और चीन के बॉर्डर पर एक प्लेस है भूटेकोशी और रसवा डिस्ट्रिक्ट। ये इलाका बहुत ऊंचाई पर है, जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। वहाँ के ग्लेशियर के नीचे की चट्टान अचानक टूट गई और सिर्फ 30 मिनट के अंदर 9 मीटर ऊंची पानी की दीवार नीचे आ गई। अब 9 मीटर कितना होता है जरा सोचो। एक नॉर्मल घर की एक मंजिल करीब 3 मीटर की होती है, तो 9 मीटर मतलब पूरे 3 मंजिल जितनी ऊंची लहर। अब सोचो, अगर तुम्हारे घर की छत से भी ऊंची एक पानी की दीवार अचानक तुम्हारी तरफ आने लगे तो कैसा लगेगा? यही डर उन गांव वालों ने महसूस किया होगा और ये लहर पूरे गांव के गांव को अपने साथ बहा ले गई। अब सोचो, घर में लोग सो रहे थे या अपना रोज का काम कर रहे थे, कोई खाना बना रहा होगा। अरे अचानक इतना बड़ा पानी का सैलाब आ गया, किसी को भागने का मौका ही नहीं मिला। इतनी तेजी से ये सब हुआ कि वार्निंग देने का भी समय नहीं था। अब समझो इसकी रीजन से कितना नुकसान हुआ। 2 इलाके सबसे ज्यादा तबाह हुए, रसवा और नुवाकोट। यहाँ पूरे के पूरे गांव गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। पुलिस स्टेशन उड़ गए, बिजली बनाने वाले प्लांट्स जिसे हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, यानी वो प्लेस जहाँ नदी के पानी से बिजली बनाई जाती है, वो भी पानी में बह गए। सोचो, जो प्लांट करोड़ों रुपए खर्च करके कई सालों में बनाए गए थे, वो मिनट्स में तबाह हो गए। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि रास्ते ही नहीं बचे। करीब 40 किलोमीटर लंबी रोड्स पानी में बह गई। 40 किलोमीटर मतलब अगर तुम अपने शहर से किसी दूसरे शहर जाने वाली सड़क की लंबाई सोचो, उतनी सड़क पूरी तरह गायब हो गई। तो अब वहाँ तक पहुँचने का सिर्फ एक ही तरीका बचा, हेलीकॉप्टर। जैसे अगर हमारे घर तक की सड़क अचानक टूट जाए तो हमें ऊपर से हेलीकॉप्टर भेजना पड़े, खाना पहुँचाने के लिए, दवाई पहुँचाने के लिए और लोगों को बचाने के लिए भी। सैब्रुबेसी और तिमुर नाम के 2 गांव तो इतने कट ऑफ हो गए कि वहां सिर्फ हवा के रास्ते ही हेल्प पहुंच पा रही थी। नेपाल की आर्मी ने 5000 से ज्यादा सैनिक भेजे हैं इस काम के लिए और अब तक 125 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया जा चुका है, जिसमें वो लोग भी शामिल है जो हाइड्रो पावर प्लांट में काम करते वक्त फंस गए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह खुद वहां गए, सड़क के रास्ते सफर करके, ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सके और मदद ठीक से पहुंचे। एक देश के प्राइम मिनिस्टर का खुद मौके पर जाना बताता है कि यह आपदा कितनी बड़ी और गंभीर है। अब मजेदार बात यह है, शुरू में लोगों को लगा कि ये भूकंप है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो मशीन जो जमीन के हिलने को नापती है, उन्होंने भूकंप जैसा सिग्नल पकड़ा 4.4 मैग्नीट्यूड का। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने बताया नहीं, ये भूकंप नहीं था, ये सिर्फ बर्फ और पत्थर के गिरने की इतनी जबरदस्त ताकत थी कि उसने भूकंप जैसा सिग्नल बना दिया। और बाद में तो अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम USGS ने अपना अंदाज़ा और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि ये असल में 5.2 मैग्नीट्यूड जितनी ताकत थी। सोचो, सिर्फ गिरने से इतना जोर लगा कि पूरी धरती तक हिल गई, जैसे कोई असली भूकंप आया हो।
अब सुनो एक इंटरेस्टिंग बात जो इस पूरी कहानी को और भी बड़ा बना देती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद इस बारे में बात की। वो एक मीटिंग में थे जहां वो एक कागज पर साइन कर रहे थे जिसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं, यानी राष्ट्रपति का एक ऑफिशियल आदेश। तभी उन्होंने इस आपदा का जिक्र किया। उन्होंने कहा जो पानी और मिट्टी का सैलाब आया वो इतना तेज था, इतना ताकतवर था कि मजबूत अच्छी तरह बनी इमारतें भी टूथपिक की तरह टूट गई। जरा सोचो टूथपिक कितनी कमजोर होती है, हल्के सा हाथ लगाओ तो टूट जाती है। ट्रम्प ये बता रहे थे कि पानी की ताकत के आगे मजबूत इमारतें भी उतनी ही कमजोर साबित हुई। और उन्होंने आगे कहा हमने नेपाल को फ़ोन किया है और जो भी मदद चाहिए हम देने को तैयार हैं। यानी अमेरिका ने सीधे नेपाल सरकार से संपर्क किया। अब सवाल ये है अमेरिका को नेपाल की इतनी फिक्र क्यों? जवाब आसान है, वहाँ 90 अमेरिकन लोग भी लापता है। शुरू में ये संख्या सिर्फ 65 थी, लेकिन जैसे जैसे सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ा ये बढ़ते बढ़ते 90 हो गई। यानी हर दिन जैसे जैसे और जानकारी आ रही है ये संख्या बदल रही है। अमेरिका की एक बड़ी ऑफिसर कैरोलिन लेविट ने बताया कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा काम यही है अपने लोगों को ढूंढना और सुरक्षित निकालना। अमेरिका का एम्बासी यानी दूतावास जो काठमांडू में है वो नेपाल की न्यू बनाई गई इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि टूरिस्ट और हाइकर्स यानी वो लोग जो घूमने या पहाड़ चढ़ने गए थे उन्हें ढूंढा जा सके। अभी तक की अच्छी खबर ये है कि 3 अमेरिकन लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बचाया जा चुका है और अब तक किसी भी अमेरिकन की मौत की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, जो एक राहत की बात है। लेकिन दोस्तों सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ये पूरी दुनिया की चिंता बन गई है। कुल मिलाकर 570 से ज़्यादा विदेशी लोग लापता है। इसमें भारत के करीब 177 से 288 लोग भी शामिल है। और ये लोग कोई साधारण टूरिस्ट नहीं थे, ये कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, यानी भगवान शिव के दर्शन करने एक बहुत ही पवित्र और ऊंचाई वाली जगह पर गए थे। यानी वो लोग एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे और रास्ते में ही इस भयानक आपदा में फंस गए। एक बहुत मशहूर स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु ने खुद बताया कि 77 लोगों का एक ग्रुप जिसमें 22 अमेरिकन भी शामिल थे नेपाल चीन बॉर्डर की एक प्लेस पर जिसे किरोंग इमिग्रेशन पोस्ट कहते हैं वहाँ मलबे में फंस गया था। यानी एक ही प्लेस पर कई देशों के लोग एक साथ फंसे हुए थे। इसके अलावा 39 ऑस्ट्रेलिया के, 33 ब्रिटेन के और 25 कनाडा के लोग भी लापता है। मतलब ये आपदा सिर्फ नेपाल की नहीं रही, पूरी दुनिया इससे जुड़ गई है क्योंकि दुनिया भर के लोग वहाँ घूमने और यात्रा करने जाते हैं। अब पैसों की बात करते हैं, यानी मदद कहाँ से कहाँ तक पहुँची। अमेरिका ने पहले $5 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए भेजे। ये पैसा एक संस्था के जरिए भेजा गया जिसका नाम है कैथोलिक रिलीफ सर्विस, ताकि लोगों को रहने की जगह, साफ पानी और खाना मिल सके। फिर वर्ल्ड बैंक, भारत, चीन और अमेरिका इन सब ने मिलकर लगभग $229 मिलियन यानी करीब 1900 करोड़ रुपए की मदद का वादा किया है ताकि आगे चलकर टूटी सड़कें, घर, बिजली घर सब कुछ फिर से बनाया जा सके। ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये बताता है कि पूरी दुनिया इस मुसीबत में नेपाल के साथ खड़ी है। यूनाइटेड नेशन जो पूरी दुनिया के देशों को साथ लेकर काम करने वाली संस्था है, उसने भी $2 मिलियन भेजे तुरंत राहत के लिए। और रेड क्रॉस नाम की संस्था जो हर आपदा में मदद के लिए जानी जाती है, उसने पूरी दुनिया से $31 मिलियन जुटाने की अपील की है क्योंकि उनका कहना है कि 7 डिस्ट्रिक्ट में 93,000 से ज़्यादा लोग इस आपदा से सीधा प्रभावित हुए हैं। ये संख्या सुनकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह आपदा कितनी विशाल है। अब समझो एक बहुत ज़रूरी बात जो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि ये खतरा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। जब ग्लेशियर टूटा और सारा मलबा यानी मिट्टी, पत्थर, टूटी हुई बर्फ नदी में गिरा तो उसने नदी के बहने के रास्ते को रोक दिया
जरा सोचो, जैसे अगर तुम बगीचे में पानी के पाइप के आगे हाथ रख दो तो पानी वहीं रुक जाता है और पीछे पीछे जमा होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही इस मलबे के ढेर ने एक तरह का नेचुरल डैम बना दिया, यानी बिना किसी इंजीनियर के अपने आप बना हुआ एक बांध। अब उस बांध के पीछे 3 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पानी जमा हो चुका है। ये कितना पानी है जरा सोचो, जितने पानी में हजारों हजार स्विमिंग पूल भर जाए उतना पानी वहां इकट्ठा हो गया है। और सबसे डरावनी बात यह है, ये बांध कोई सीमेंट या पत्थर से बना पक्का बांध नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी और टूटी फूटी चट्टानों का एक ढेर है जो कभी भी टूट सकता है। अगर ये टूट गया तो एक और भयानक बाढ़ आ सकती है, और इस बार शायद पहले से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि नीचे के इलाके पहले से ही कमज़ोर हो चुकी है, वहाँ पहले ही इतना नुकसान हो चुका है। इसलिए नेपाल और चीन दोनों प्लेसेस की सरकारों ने डाउनस्ट्रीम इलाकों में, यानी नदी के नीचे की तरफ बसे गाँव में लोगों को वहाँ से हटा दिया है इमरजेंसी इवैक्यूएशन करके, ताकि अगर वो बांध टूटे तो जान माल का नुकसान कम से कम हो। साइंटिस्ट ऐसी घटनाओं को एक खास नाम देते हैं GLOF। इसका मतलब है ग्लेशियर के पास बना हुआ पानी का जमाव जब अचानक फट जाए। और ये चिंता की बात है कि ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि धरती का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जो बर्फ हजारों सालों से मजबूती से जमी हुई थी वो अब कमज़ोर होती जा रही है। यानी क्लाइमेट चेंज का सीधा असर हिमालय के इन ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है। तो दोस्तों, यही थी नेपाल की उस भयानक बाढ़ की पूरी तरह आसान कहानी कि कैसे पहाड़ पर एक छोटी सी चट्टान टूटने से पूरी दुनिया हिल गई। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।